वो रो रही थी और राहिब को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चुप भी करोगी तुम? एक पल में राहिब का दिमाग घूम गया। उसने पलटकर उस 17 साल की लड़की को देखा जिसे उसकी माँ ने दूसरी बीवी बनाकर उसके हवाले कर दिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बेटी के पास रहने का? पहले उसके पापा की शिद्दतें तो बर्दाश्त कर लो। आज मैं बताऊंगा माँ बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। हरम को बाहों में उठाए वो। राहिब बेटा, कल मनाहा की चौथी सालगिरह है। इस बार उसके लिए तुमने क्या सोचा है? मिसेज उमर ने ऑफिस से आए अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। वो उनकी बात पर गहरी सांस लेकर बोला, जो आप कहें। मन्हा कहाँ है? उसने चश्मा उतारते हुए माथे पर लकीरें डालकर पूछा। अभी वो जवाब देती कि मन्हा दौड़ती हुई उसकी तरफ आ गई। उसके पीछे एक लड़की भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। बाबा जानी। मन्हा चौंक कर बोली, बाबा। वो लड़की भी मुस्कुराकर वही शब्द दोहरा रही थी कि अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्म से अपने होठ काट गई। मन्हा खिलखिलाकर हंसती हुई राहिब की गोद में चढ़ गई और उस लड़की को चिढ़ाने लगी। राहिब ने मन्हा को उठाकर मिसेज उमर की ओर सवालिया नजरों से देखा। ये हरम है, अरबाज भाई की बेटी, मिसेज उमर ने बताया। हरम बेटा, अंदर जाओ और देखो कि अजरा ने खाना लगाया या नहीं। उन्होंने हरम को अंदर भेजकर बेटे की तरफ रुख किया। 2 महीने पहले एक्सीडेंट में अरबाज भाई की डेथ हो गई थी। माँ पहले से ही चली गई थी, अब बाप का साया भी उठ गया। चाची ने भी अपना असली रंग दिखाया। मैं गई थी तो बेचारी बहुत रो रही थी, इसलिए उसे यहाँ ले आई। पढ़ने का बहुत शौक है इसे राहिब। मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। इसे अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा देना। बेचारी अनाथ बच्ची है, पढ़ लिख जाएगी तो अल्लाह भी खुश होगा। मम्मा, आप वहीं पैसे भेज देती, घर लाने की क्या ज़रूरत थी? जवान लड़की है और राहिब को उसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। बेटा बहुत शरीफ बच्ची है, उसके माँ बाप भी नेक इंसान थे, बच्ची भी वैसी ही है। बस जल्दी से उसके कॉलेज का इंतजाम कर दो। मिसेज उमर तो उसके गुण गाए जा रही थी। बाबा, अब हरम हमारे साथ रहेगी। मन्हा की बात पर राहिब ने उसे घूरा। बेटी, वो तुमसे बड़ी है, आप ही बोलते हैं। उसने उसे प्यार से समझाया, लेकिन वो मेरी दोस्त है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम उन्हें अपने पास रख लेंगे, वो मेरे साथ खेलेंगी। मन्हा बाहें फैलाकर बोली तो राहिब थोड़ा परेशान हो गया। बेटा स्कूल गई थी आज? वो उसका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने लगा। राहिब उमर मिसेज उमर का इकलौता बेटा था। पापा की मौत के बाद पूरा बिजनेस उसी के हाथों में आ गया और उसने उसे बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। मिसेज उमर ने अपनी बहन की बेटी सिजा से राहिब की शादी कर दी थी। शुरू में उनकी शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे सिजा का दिल राहिब से भर गया, क्योंकि उसे राहिब एक ज्यादा कंट्रोल करने वाला, पुरानी सोचों वाला आदमी लगता था। उसकी हर बात पर रोक टोक की वजह से सिजा के दिल में उसकी मोहब्बत खत्म होती चली गई। जबकि राहिब से शादी करने की जिद भी उसी ने की थी। राहिब को तो उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर सिजा से शादी की थी। जितनी जल्दी उसे राहिब के पास आने की थी, उतनी ही जल्दी उसके सिर से राहिब के प्यार का भूत उतर गया। वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल की लड़की थी। पार्टियों में जाना, मजे लेना, दोस्तों के साथ घूमना, उसे यही सब पसंद था। और अब ये सब कुछ राहिब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। मन्हा के पैदा होने पर भी सिजा ने खूब हंगामा किया था। वो अबॉर्शन करवाने तक पहुंच गई थी, जिस पर एक बार राहिब का हाथ भी उठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने उसे रोक लिया और इस शर्त पर मन्हा को दुनिया में आने दिया कि बच्चे के पैदा होते ही राहिब उसे तलाक दे देगा। राहिब ने उसकी शर्त मान ली और मन्हा के जन्म लेते ही उसे तलाक दे दी। अब सिजा अपनी मर्जी से अपनी पसंद की जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी एक बेटी भी है जिसे उसकी ज़रूरत है। मन्हा अपनी दादी मिसेज उमर के हाथों पली बड़ी, बिना माँ के, और आज इस घर में एक और मौजूदगी जुड़ गई थी, हरम, जो अरबाज की बेटी थी। अब ये नया जोड़ उसके घर में खुशियाँ लाएगा या कोई और परीक्षा, ये तो समय ही बताएगा। ये मुंबई के एक बड़े क्लब का नज़ारा था, जहाँ रात के 11 बजे लड़के लड़कियां मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ लोग नशे में धुत इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। उन्हीं में सिजा भी थी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आई थी और क्लब में आना तो उसकी पसंदीदा आदत थी। सिजा, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। उसकी दोस्त शारिया ने उसे ज्यादा ड्रग्स लेते देखकर टोका।
अरे यार, अभी तो आए हैं, थोड़ा नशा चढ़ने दो, चले जाएंगे, घर ही तो जाना है और कहाँ। शिजा नशे में बोली, तभी वहां फहाद मलिक की एंट्री हुई। एक हैंडसम स्मार्ट नौजवान जिस पर काफी लड़कियां फिदा रहती थीं, लेकिन वो घमंडी और दिलफेक किस्म का इंसान था। जल्दी किसी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। अचानक पास से गुजरती शीजा का पैर फिसला और वो सीधा फहाद मलिक की बाहों में जा गिरी। फहाद ने खुद को संभालते हुए उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं और दोनों की धड़कनों में अजीब सा शोर हो गया। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फहाद के मुंह से निकला तो शीजा मुस्कुरा दी। यू आर वेरी हैंडसम, उसने भी जवाब में कहा और उसकी बाहों से निकलकर आगे बढ़ गई। फहाद की नजरें काफी देर तक उसे देखती रहीं, फिर वो अपने दोस्त की ओर मुड़ा। मैं इतने समय से यहाँ आता हूँ, लेकिन ये लड़की कभी नहीं दिखी। कौन है ये? उसने पूछा। लगता है हमारे मलिक साहब को लड़की पसंद आ गई, आसिफ ने चुटकी लेते हुए कहा। तो फहाद मुस्कुरा दिया। आसिफ उसे सजा के बारे में बताने लगा। थोड़ी देर बाद सजा वापस आई। इस बार फहाद उसे सिर से पांव तक गौर से देखने लगा। सिजा ने ये बात महसूस भी कर ली और अदाओं से अपने बाल झटकते हुए पास से गुजर गई। फहाद उठा और उसके पीछे पीछे डांस फ्लोर तक बढ़ गया था। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सिजा अचानक घबरा गई और फहाद के कंधों पर हाथ रखकर खुद को संभाला। उसकी शर्ट कंधे से सिरक रही थी और उसका पहनावा उसे और ध्यान खींचने वाला बना रहा था। फहद उसके इस रूप को देखकर साफ तौर पर बहक चुका था। उसके हाव भाव और नाजुक सी शक्ल पर उसकी नजरें टिकी हुई थीं। डांस करते करते वो अलग अलग तरीके से उसे छूने की कोशिश कर रहा था और सिजा की बदलती अभिव्यक्तियों को गौर से देख रहा था। नशे की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थीं और सामने खड़ा शख्स की तरफ एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था। वे ख्याली में जरा आगे बढ़कर शिजा ने फहाद मलिक के गाल पर हल्का सा स्पर्श बिखेर दिया। एक झटका सा पूरे वजूद में दौड़ गया। अगले ही पल फहाद ने उसे घुमाकर उसकी कमर पकड़ ली और उसी लय में डांस करने लगा। दूर बैठी शारिया की सांसें अटक गई थीं। उसकी आंखों में जलन उभर आई थी। वो फहाद मलिक से बहुत प्यार करती थी। वो उसका कजिन भी था और उसका मंगेतर भी। लेकिन फहाद को वो सांवली सी लड़की बिल्कुल भी नहीं भाती थी। इसी वजह से उसने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो सिर्फ खूबसूरती ही पसंद थी और आज उसे वो खूबसूरती सिजा के रूप में मिल रही थी। इससे पहले कि फहाद और सिजा और भी करीब आते, शारिया तुरंत डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई और सिजा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इस हरकत पर फहाद ने उसे घूर कर देखा। सिजा, चलो, देर हो रही है। सारिया उसका हाथ पकड़कर फ्लोर से नीचे उतरने लगी। अगले ही पल सिजा ने उससे हाथ छुड़ा लिया और फहाद ने फिर से सिजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और सीने से लगाते हुए बोला, इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो, गेट आउट। फहाद ने सारिया की बुरी तरह से बेइज्जती कर दी। फहाद, ये होश में नहीं है, प्लीज इसे जाने दें। सारिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, शुक्र मनाओ। फहाद ने सख्त लहजे में कहा और सिजा को साथ लेकर वहां से निकल गया। शारिया की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो भागते हुए क्लब से बाहर चली गई। राहिब ने हरम का एडमिशन एक बहुत हाई फाई कॉलेज में करवा दिया था। मिसेज उमन ने कहकर उसके लिए एक ड्राइवर और कार का भी इंतजाम करवा दिया था, जो उसे रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ने की जिम्मेदारी निभा रहा था, जबकि मिन्हा को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी खुद राहिब उठाता था। अपनी बेटी के मामले में वो किसी और पर भरोसा नहीं करता था। मन्हा को घर छोड़कर जब वो ऑफिस वापस जा रहा था, तभी उसने हरम को कार से उतरते देखा। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी, जबकि उसकी उम्र करीब 17 साल थी। अचानक हरम रुकी और उसे सलाम किया। राहिब खान ने जाते जाते रुककर उसे जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हरम ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ बोलो। राहिब ने घड़ी देखते हुए जल्दी से बोला, आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और माँ बाप के जाने के बाद ये सपना पूरा होना नामुमकिन लग रहा था। आप मेरे लिए सच में मददगार बने। थैंक यू सो मच। उसके हर शब्द में इज्जत और सच्चाई थी। ये सुनकर राहिब को थोड़ी शर्म महसूस हुई। कुछ दिन पहले वो उसकी माँ के सामने उसके आने पर ऐतराज कर रहा था और आज वो उसका शुक्रिया करने आई थी। कोई बात नहीं, अंदर जाओ।
राहिब ने हल्के से कहा और बाहर की तरफ चला गया, जबकि हरम उसे जाते हुए चुपचाप देखती रह गई। उसकी आंख खोली तो सिर भारी हो रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलकर वो बैठ गई। सिर दोनों हाथों पर टिकाए वो अब भी नशे की हालत में थी। खिड़की से आती धूप दिन चढ़ने का इशारा दे रही थी। तभी अचानक शीजा घबरा कर कमरे को देखने लगी। लगता है ये किसी होटल का कमरा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे पहुंची। उसने मोबाइल उठाया तो उस पर मिस्टर शहबाज की लगभग 60 मिस कॉल थी, वो भी अलग अलग टाइम पर। टाइम देखा तो वो घबरा गई। सुबह के 11 बज रहे थे और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। अब क्या करूं? मैं यहाँ कैसे आई? किसके साथ थी? कौन लेकर आया? उसके दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। तभी बाथरूम से एक आदमी बाथरोब पहने बाहर निकला। उसे देखकर सिजा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपनी हालत देखी। घुटनों से ऊपर की सफेद नाइटी बिखरा हुआ रूप, वो अंदर ही अंदर शर्म से भर गई थी। उसे उठा हुआ देख फहाद मलिक मुस्कुराया। जाग गई? मुझे तो लगा था अब रात को ही उठोगी। उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने क्या किया है मेरे साथ? शीजा घबरा कर बोली। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया, और वो भी पूरी शिद्दत से। यकीन नहीं आता तो अपने वजूद पर निशान देख लो। शट अप! शीजा गुस्से में चीखी थी। शीजा ने कमरे में पड़े अपने कपड़ों पर नजर डाली और उन्हें उठाकर बाथरूम की ओर चली गई थी, जबकि फहाद के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर तैयार होकर बाहर आई और अपना पर्स उठाया। मोबाइल उठाकर आती हुई कॉल देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। यू आर सो हॉट। रात के लिए चाहो तो मुझसे अमाउंट डिमांड कर सकती हो। बहुत अच्छा टाइम बिताया तुम्हारे साथ। फहद ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए नशे में कहा। सिजा जो दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी, उसकी बात सुनकर रुक गई और घूर कर बोली। शट अप यू ब्लडी। हाँ मिस सिजा, गाली मत देना। वो उठकर उसके पास आया। वैसे तो फहाद मलिक इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हुस्न का नशा रात को इतना चढ़ गया कि ये बात भी भूल गया। वो क्या जताना चाहता था सिजा समझ गई थी। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। नशे में थी मैं, तुमने उसका फायदा उठाया, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब लड़की खुद नशा बनकर किसी मर्द को अपनी तरफ खींचेगी तो बेचारा मर्द क्या करेगा? काफी तरसी हुई हालत थी तुम्हारी। अपनी बकवास बंद करो। वो गुस्से में चिल्लाई और बाहर निकल गई, जबकि फहाद की हंसी उसके पीछे पीछे गूंजती रही। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। हरम डर कर बोली, जब ड्राइवर ने उसे कॉलेज से लाते वक्त अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उम्र 40-45 के बीच थी और वो मिसेज उमर का जानकार था, इसलिए हरम ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसका हाथ भी पकड़ सकते हैं। क्या मसला है? हाथ पकड़ा है तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? ड्राइवर सरमत चिढ़कर बोला। आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मैं आंटी को बता दूंगी। हरम धड़कते दिल के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। सरमत मुंह बनाता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ गया। शोर तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पहले किसी ने छुआ ही नहीं। एक जवान मर्द के घर में रहती हो, उसने जरूर तुम्हें छुआ होगा। पैसे वाला आदमी है, क्या हुआ अगर वो एक बेटी का बाप है? तुम्हारा पूरा खर्च उठाता है। बेवकूफ नहीं है जो ऐसे ही उठा रखा है, सब पता है। उसको खुश करती हो तुम। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। उसकी इतनी गंदी बात सुनकर हरम का मन किया उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे, लेकिन वो मजबूर थी। वो उसकी गाड़ी में थी, उसके रहम पर। वो बस अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। घर के गेट में घुसते ही सरमद ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार ये बात किसी को बताई तो, वरना ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। सरमद ने उसे धमकी दी तो वो डरकर जल्दी से कार से उतरती हुई अंदर भाग गई। सरमद उसे भी थोड़ी परेशान हुई कि कहीं वो किसी को कुछ बता न दे। हरम अंदर आते ही बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस डर से वो अपने चाचा के घर में दबी रहती थी, वही खौफ अब यहाँ भी उसके पीछे पड़ा था। वो सिसक रही थी, माँ बाप क्यों मर जाते हैं अपनी जवान बेटियों को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर? वो किस सहारे सो जाते हैं? वो बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन उसकी आह सुनने वाला कोई नहीं था। उन दिनों राहिब एक नए प्रोजेक्ट के लिए शहर गया हुआ था, इसलिए मिन्हा को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी उसने सरमद के ऊपर डाल दी थी। हरम को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेना शुरू किया
और मिन्हा के साथ ही घर लौटती। इन दिनों सरमद ने कोई गलत हरकत नहीं की, इसलिए हरम को थोड़ा सुकून हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये खामोशी तूफान के पहले की होती है और सरमद मौका ढूंढ रहा है। शिजा अपने कमरे में बैठी सिगरेट के कस ले रही थी। उस रात घर न आने पर वजह साहब ने उससे पूछताछ की थी और उसके बाद शाम के समय घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। शीजा जानती थी कि गलती उसकी थी, इसलिए उस वक्त चुपचाप मान गई। लेकिन अब घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। जब तक रात में क्लब न जाए उसे चैन नहीं आता था, और उस रात के बाद उसकी फहद मलिक से कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी और वो चाहती भी नहीं थी कि उससे फिर से सामना हो। जबकि फहद मलिक तो उसकी खातिर रोज क्लब आता था और रोज ही नाउम्मीद होकर वापस चला जाता। फिर एक शाम वो अचानक क्लब में नजर आई। वही निखरा हुआ रंग, वही चमकता वजूद। फहद ने उसे दूर से ही देखकर दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस छोड़ी। वो सच में खूबसूरती की मिसाल थी। उसे ये भी पता था कि शिजा को 4 साल पहले तलाक मिला था, लेकिन उसके बावजूद उसकी खूबसूरती में रत्ती भर कमी नहीं आई थी, और इस बात को फहद पूरे यकीन से कह सकता था। कैसी है मिस शिजा? वो उसके पास बैठकर बोला। शिजा ने मुंह फेर कर उसे घूरा और वापस अपनी ड्रिंक पर ध्यान दिया। लगता है मुझसे नाराज हैं। फहद ने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है कि नाराजगी या मनाना हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो गिलास उठाकर वहां से उठ गई। ताल्लुक तो बहुत गहरा बन चुका है हमारे बीच। उसकी आवाज कानों में पड़ी तो सिजा ने गुस्से से सांस छोड़ी और उसकी तरफ देखा। फहद उसे ऐसे घूर रहा था जैसे एक्सरे से आर पार देख रहा हो। सिजा धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब पहुंच गई। अपनी जुबान और अपनी आंखों पर कंट्रोल करो मलिक फहद, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिजा उसे मीठी सी धमकी देती आगे बढ़ गई थी। लेकिन फहद मलिक तो इतने दिनों बाद उसकी एक झलक पाकर ही जैसे जी उठा था। उस लड़की में कुछ तो खास था जो उसके दिल को छू गया था। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि अचानक हरम की आंख खुल गई। जब से राहिब घर पर नहीं था वो मिन्हा के ही कमरे में सो रही थी। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। वो घबरा कर उठ बैठी, फिर सोचा शायद वहम होगा। उसने मिन्हा के ऊपर कंबल ठीक किया और दोबारा सोने ही लगी थी कि फिर से जोर की दस्तक हुई। इस बार आवाज और भी तेज थी। हरम का डर से बुरा हाल हो गया। खिड़की खुली हुई थी और जो भी बाहर था वो अंदर आ सकता था। हरम ने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी सरमद छलांग लगाकर खिड़की से अंदर आ गया। उससे पहले कि हरम चीखती, सरमद ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख दबा ली। आवाज निकाली तो सामने जो बच्ची सो रही है ना, उसे मार दूंगा। सरमद की धमकी सुनकर हरम एकदम चुप हो गई। उसने उसका मुंह छोड़ा तो हरम हिचकी लेकर रो पड़ी। क्यों क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। हरम ने हिम्मत करके उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं यहाँ से जाने नहीं आया, थोड़ी खुशी दे दे फिर चला जाऊंगा। उसने हरम के दोनों बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा अपने चेहरे से लगाने लगा। हरम बुरी तरह रो पड़ी। चुप कर, रोना बंद कर, वरना बहुत बुरा करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, वो विनती करने लगी। सुन लड़की, अगर तूने मुझे खुश नहीं किया तो सामने जो बच्ची पड़ी है उससे दिल बहला लूंगा। अब तेरी मर्जी, खुद को दे या उसे। खबरदार जो मिन्हा को गंदी नजर से भी देखा तो जान से मार दूंगी। हरम ने उसके चेहरे पर नाखून मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। चल जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। वो उसे सोफे पर धकेलकर अपनी कमीज उतारने लगा। हरम का दिल पिंजरे में तड़पते पंछी की तरह जोर से धड़क रहा था। वो उसकी कलाइयां कसकर पकड़कर उस पर झुक गया तो हरम के मुंह से चीख निकल गई। सरमन ने उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका गाल जलने लगा। ऐसे चीख रही है जैसे पहली बार कोई मर्द पास आया हो। चल सीधी हो जा। वो पूरी तरह उसके ऊपर झुक चुका था और उसकी कमीज को आस्तीनों से फाड़ दिया था। हरम फूट फूट कर रोने लगी। वो उसके वजूद को भूखे जानवर की तरह घूर रहा था और उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक कमरा रोशनी से भर गया। दरवाजा खुल चुका था। उस दिन राहिब का प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था। काम खत्म होते ही वो उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में वो अपनी माँ मिसेज उमर से बात कर रहा था। सोने से पहले मिन्हा ने भी अपने बाबा से फोन पर बात की थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके बाबा आज वापस आ रहे हैं। राहिब उसे सरप्राइज देना चाहता था। रात के करीब 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ।
वो मिन्हा के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन नींद न खराब हो इसलिए दरवाजे तक आकर वापस मुड़ गया था कि सुबह मिल लेगा, लेकिन अगले ही पल एक औरत की चीख ने उसके कदम जकड़ दिए। वो चीख राहिब के रोंगटे खड़े कर गई। जैसे ही उसने वो दर्द भरी चीख सुनी, वो तुरंत पलटा और मिन्हा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसने लाइट ऑन की और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। हरम बुरी तरह रो रही थी और डर से राहिब की तरफ मदद की निगाहों से देख रही थी। राहिब ने बिना एक सेकंड गवाए सरमत के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और वो दूर जा गिरा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की, इसी ने मुझे अंदर बुलाया। सरमत ने डरकर सारा इल्जाम हरम पर डालना शुरू कर दिया, लेकिन हरम की हालत देखकर राहिब को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि गलती किसकी है। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतार कर हरम पर डाल दी ताकि उसका वजूद ढक जाए, और अगले ही पल वो सरमत पर टूट पड़ा। सरमत की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। उमर बेगम भी शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल आई। मिन्हा भी डर कर उठ बैठी और रोने लगी। उमर बेगम ने उसे तुरंत गोद में लेकर चुप कराया, जबकि उनकी नजर अभी तक हरम पर नहीं पड़ी थी। राहिब सरमत को घसीटता हुआ सीढ़ियां उतार कर नीचे हॉल में ले गया और गार्ड्स को गुस्से में आवाज दी। कुछ ही मिनटों में सारे गार्ड वहां पहुंच गए थे। राहिब बोला, इस आदमी को अभी के अभी पुलिस के हवाले करो। एक गार्ड बोला, सर ये तो बेहोश हो गया है। राहिब ने गुस्से में कहा, बेहोश हुआ है या मर गया है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये हर हाल में जेल के पीछे चाहिए। गार्ड उसे उठाकर बाहर ले गए। राहिब गुस्से से अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलता हुआ गहरी सांसें लेने लगा। उसके घर में एक औरत की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। उसका दिल क्या पूरे घर में आग लगा दे। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर वो आदमी मिन्हा के कमरे तक कैसे पहुंचा। गुस्से से भरा हुआ वो वापस ऊपर आया, जहां उमर बेगम मिन्हा को सीने से लगाए बैठी थी और दूसरी तरफ हरम को दया भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें पूरा मामला समझने में देर नहीं लगी। इससे पहले कि वो उठकर हरम को हौसला बंधवाती, राहिब गुस्से में अंदर आया और हरम की कलाई पकड़कर उसे मिन्हा के कमरे से बाहर घसीटता हुआ उसके अपने कमरे में ले गया। उसने हरम को जोर से बिस्तर पर धक्का दिया। हरम घबरा कर उसे देखती रह गई। राहिब गरज कर बोला, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी से? हरम डर कर बोली, आप क्या कह रहे हैं? तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी के कमरे तक पहुंच गया? तुम ही ले गई थी ना उसे वहां। राहिब उसके ऊपर झुककर चिल्ला रहा था और हरम का दम घुटने लगा था। तभी अचानक उमर बेगम अंदर आई और हरम को राहिब की पकड़ से छुड़ाया। राहिब भड़क कर बोला, मम्मा आप जानती हैं वो आदमी मेरी बेटी के कमरे तक पहुंचा है सिर्फ इसी की वजह से। उमर बेगम ने सख्त आवाज में कहा, इसमें हरम का कोई कसूर नहीं है। उसकी हालत देखो, अगर वो कुछ करना चाहती थी तो यहाँ आती ही क्यों? उमर ने राहिब को पीछे किया और हरम को सीने से लगाकर संभाल लिया। हरम रोती हुई उनकी बाहों में टूटकर बिखर गई। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था, मैंने उसे नहीं बुलाया। हरम के इतना कहते ही राहिब फिर से गुस्से से चिल्लाया, तुम मम्मा को क्यों नहीं बता सकती थी? अपने आप को उसके आगे पेश कर दिया, एक बार मुझे बुला नहीं सकती थी? राहिब की सख्त बातों पर हरम की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आंटी उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो वो मिन्हा को। हरम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, लेकिन उसका मतलब राहिब समझ गया। मिसेज उमर ने दुखी नजरों से अपने बेटे को देखा, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सिजा गहरी नींद में थी कि अचानक उसका दिल मचलने लगा। वो फौरन बाथरूम भागी और उल्टी करने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो खुद को घसीटते हुए कमरे में वापस आई और बेड पर बैठते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये पहली बार नहीं था जब वो इस तरह महसूस कर रही थी। इससे पहले भी वो इसी हालत से गुजर चुकी थी। घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बजे थे। रात भर जागना और दिन में सोना उसकी आदत बन चुकी थी। वो फटाफट तैयार हुई और घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गई। अपनी दोस्त को सब बताया और चेकअप करवाया। जिसका डर था वही हुआ, वो प्रेग्नेंट थी। उसने सिर हाथों में पकड़ लिया और गहरी सोच में डूब गई। उसे पूरा यकीन था कि ये सब फहाद मलिक की वजह से हुआ है, जिसने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया था। उसे फहाद से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी नशे में क्यों हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी दोस्त ने जब सुना तो चौंक गई। जब शिजा ने कहा कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, तो दोस्त ने साफ मना कर दिया। शिजा ने कहा, प्लीज निदा, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरी हालात समझो। लेकिन निदा ने कहा, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सिजा, एक बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती, चाहे तुम नाराज ही क्यों ना हो जाओ। सिजा ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, तुम मत करो, पैसे लेकर कोई भी कर देगा। और तुम कहती हो उस बच्चे के बाप से शादी कर लूं? तुम पागल हो क्या? पहले भी बच्चे की वजह से तलाक ली है, अब फिर उसी वजह से शादी कर लूं? मुझे तो बस इससे छुटकारा चाहिए। तुम अपनी इंसानियत का लेक्चर देती रहो, मैं जा रही हूँ। वो गुस्से से बाहर निकल गई और जैसे ही मुड़ी, उसकी टक्कर अचानक, या शायद किस्मत से, सीधे फहाद मलिक से हो गई। यू ब्लडी रास्कल, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया है। दिल करता है तुम्हें जान से मार दूं। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी तो फहाद तुरंत पीछे हट गया। क्या हो गया है, आज बड़ी जोश में लग रही हो? क्या ख्याल है एक कमरा बुक करवा लूं? वो आंख मार कर बोला तो शिजा और भड़क गई। जो बीज तुमने पहले बोया था ना, पहले उसका हिसाब ले लूं, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। सिजा की बात सुनकर वो उलझ कर रह गया और सिजा सीधे हॉस्पिटल से बाहर चली गई। उसकी नज़र सामने उसी जगह पर पड़ी। वो गाइनिंग वार्ड था, मतलब सिजा प्रेग्नेंट थी। फहद को जैसे करंट लगा। तभी डॉक्टर निदा बाहर निकली। कैसे हैं मिस्टर मलिक, और आपकी बहन कैसी है? निदा उसे जानती थी क्योंकि वो अक्सर अपनी बहन को चेकअप के लिए यहीं लाता था। फहद ने कहा, जी वो ठीक है, लेकिन शिजा यहाँ क्या कर रही थी? आप उसे जानती हैं? निदा हैरान हुई। जानती हूँ, वो मेरी दोस्त है। अगर आप उसके दोस्त हो तो प्लीज उसे समझा, पर छोड़िए, जब उसने मेरी नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेगी? फहद ने पूछा, मतलब? मैं समझा नहीं। निदा बोली, कुछ हादसे इंसान को सबक सिखाते हैं, लेकिन सजा है कि कभी नहीं सीखती। वैसे वो यहाँ क्यों आई थी, शायद आप समझ रहे होंगे। फहद बेचैन था। निदा ने कहा, हाँ आप सही समझे, वो प्रेग्नेंट है, और अफसोस की बात यह है कि वो ये बच्चा नहीं चाहती। ये सुनकर फहद जैसे हिल गया। वो अंदर तक कांप गया था। ये क्या कह रही है मम्मा? मैं उस छोटी सी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? आपने उम्र का फर्क देखा है? राहिब ने हैरानी और गुस्से से कहा। मिसेज उमर बोली, बेटा, उम्र के फर्क में कुछ नहीं रखा। शुक्र है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हरम इसी घर में रहे। जिस तरह उसने उस दिन मिन्हा के लिए सब सहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की मिन्हा को माँ जैसा प्यार दे सकती है। राहिब ने कहा, मम्मा वो बहुत छोटी है, शायद 12 साल छोटी, और आप चाहती हैं मैं उसे अपनी बीवी बनाऊं? ये मुमकिन नहीं। प्लीज़ ऐसी बातें दिमाग से निकाल दें, और हरम के दिमाग में भी ऐसा कुछ मत डालिए। इतने कम उम्र में शादी नहीं हो सकती, वो अभी बालिग भी नहीं हुई। मिसेज उमर धीमे लहजे में बोली, बेटा राहिब, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, बस ये मेरी एक ख्वाहिश है, अगर हो सके तो इस बारे में सोच लेना। हरम को हमारा नाम मिल जाएगा तो दुनिया की कोई नज़र उस पर गलत नहीं लगेगी। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कमरे की तरफ चली गई। तभी मिन्हा स्कूल से आई और सीधे राहिब से लिपट गई। बेटी को देखकर राहिब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा, हरम आपी को क्या हुआ है? उसके सवाल पर राहिब चौंका। क्या मतलब, क्या हुआ है उसे? मिन्हा बोली, वो बहुत रोती है, हर वक्त रोती रहती है। अब तो मुझसे हंसकर बात भी नहीं करती, मेरे साथ खेलती भी नहीं। प्लीज आप उनसे कहें ना कि इतना रोया ना करें, मुझे उनकी आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हंसती रहती हैं तो अच्छी लगती हैं, है ना बाबा? वो बोलते बोलते राहिब से हाँ करवाना चाह रही थी। जी बेटा, तुम सही कह रही हो। बाबा, आप हरम आपी से बात करें ना, उन्हें कहें ना कि मेरे साथ खेलें। हाँ मैं बात करूंगा बेटा, तुम जाओ कपड़े बदलो और खाना खाने आ जाना, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो बाप के गाल पर किस करके अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि राहिब गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी कार के आगे एक कार आकर रुकी तो सिजा को ब्रेक लगाकर कार रोकनी पड़ी। सिजा गुस्से से कार से उतरी और उसने फहाद मलिक को देखा, जो अपनी कार से उतरकर उसी की तरफ आ रहा था। क्या बदतमीजी है ये, मेरा रास्ता क्यों रोका? सिजा ने गुस्से से तड़प कर पूछा। वो उसके सामने खड़ा उसे घूरने लगा। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसकी बात पर सिजा ने अपने होठ भींच लिए। बताया होगा तुम्हें डॉक्टर निदा ने, उसके पेट में तो कोई बात ही नहीं रुकती। सिजा गुस्से में बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सिजा, जो पूछ रहा हूँ वही बताओ। ओ हेलो, अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश मत करना, और हटाओ अपनी कार रास्ते से। वो पलटकर जाने लगी मगर फहाद मलिक ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया।
मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? लास्ट टाइम वो गहरी सांस लेकर रुका। देखो सिजा, मुझे नहीं पता, मुझसे पहले तुम कितनों के साथ। अपनी जुबान संभालो। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखो। और जहां तक इस बच्चे की बात है, तो मैं जानूं और ये बच्चा, तुम उसके बाप ना बनो। वो कड़वे अंदाज में बोली, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि फहाद क्या कहने वाला है। फहाद मलिक की मुट्ठियां गुस्से से भीज गई थी। और हाँ, अगर मैं इतनी ही कैरेक्टर लेस होती तो 4 साल हो गए तलाक को। अब तक ढेरों नाजायज बच्चे पैदा। बकवास बंद करो, फहाद गुस्से से बोला। मुझे बस ये जानना है, ये बच्चा मेरा है ना? उसकी आवाज़ किसी खाई से आती हुई लगी थी। ये बच्चा किसी का भी हो, लेकिन बहुत जल्दी मैं इससे छुटकारा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सृजा, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। वो दबी हुई घर्राहट में बोला था। चलो मेरे साथ। वो उसे जबरदस्ती कार की तरफ ले गया। कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसे सजा से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि ये बच्चा उसी का है, और वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। आखिरकार अल्लाह ने उस मासूम की सुन ली थी, और राहिब ने अपनी माँ के समझाने पर हरम से निकाह कर लिया था। कुछ बेकार बातें उसे भी सुननी पड़ी। वो पहले से ही लोगों को हरम का नाम अपने नाम के साथ जुड़ते सुन चुका था, और इस बात के डर से उसने अपनी माँ को रोका था कि किसी अनजान लड़की को घर मत लाइए। लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था कि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करे। निकाह में हरम के चाचा चाची भी आए थे, लेकिन उन्हें कोई खास इज्जत नहीं दी गई, तो कुछ देर बाद ही वापस चले गए। हरम घबराई सहमी सी सफेद मैक्सी में छोटी सी परी की तरह बैठी तैयार थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। मनाह ने भी बिल्कुल उसी की जैसी ड्रेसिंग पहनी हुई थी। अब मैं आपको हरम मम्मा कहूंगी, वो उसका दुपट्टा पकड़ते हुए बोली। हाँ मेरी जान, तुम जो चाहो कहो। सर आंखों पर हरम ने मनहा को गोद में लिया और उसके गालों पर ढेर सारा प्यार करने लगी। मनहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी पल राहिब कमरे में दाखिल हुआ। उन्हें बिस्तर पर बैठा खुश होते देख उसके भीतर एक गहरा सुकून उतर गया। बाबा, आपको पता है, हरम आपी अब मेरी मम्मा है। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए खुशी से बोली थी। अरे मनहा बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो दादी के पास आओ। मिसेज उमर उसे लेकर बहाने से कमरे से निकल गई। राहिब की नज़र अपनी कमसिन दुल्हन पर पड़ी, जो दुल्हन के सजे धजे रूप से उसकी सजी हुई सेज पर बैठी हुई थी। हाँ यार, पैसा हो तो कौन उम्र देखता है? एक क्या दो क्या, जितनी चाहे शादी कर लो। कम उम्र की लड़कियां तो अमीरों की नज़र में तुरंत आ जाती हैं। आज कही गई कुछ बातें याद आते ही राहिब के होठ गुस्से से भीज गए। उसे पता नहीं क्यों लगा कि लोग उसके किरदार पर बात कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा इंसान नहीं था। वो बहुत सोचने लगा था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और अलमारी की तरफ बढ़ा। हरम ने डरी नजरों से उसकी पीठ को देखा। वो अपने कपड़े लेकर चुपचाप बाथरूम चला गया। हरम ने धीरे से सांस छोड़ी। पता नहीं क्यों इनसे इतना डर लगने लगा है, जबकि ये तो बहुत अच्छे हैं। पर उस दिन जो गुस्सा किया था, तौबा! राहिब को सोचते सोचते उसकी एक धड़कन रुक सी गई। चेहरे पर हल्की सी शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद राहिब कपड़े बदलकर बाहर आया। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? उठो और चेंज करो, पूरा बिस्तर फैलाया हुआ है, राहिब ने बेहद सख्त आवाज में कहा। हरम घबरा कर सीधी बैठ गई। बिस्तर खाली करो हरम, वो दांत भींच कर बोला। तो हरम बिना कुछ कहे बिस्तर से उतर गई। राहिब ने आगे बढ़कर गुलाब की पंखुड़ियां हटाई और तकिए पर सिर रखकर लेट गया। बेइज्जती के एहसास से हरम का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए वो ड्रेसिंग रूम में गई और बंद होते ही अपने रोके हुए आंसू रोक ना पाई। गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। सादा सा सूट पहनकर जब वो बाहर आई, कमरे में सिर्फ 0 बल्ब की रोशनी ही थी। हरम धीरे धीरे चलते हुए घबराई सी बिस्तर की दूसरी तरफ पहुंची और वहां रखा तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? राहिब का उसका यूं बिस्तर छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी मैं सोफे पर, हरम धीरे से बोली। बिस्तर है, वापस आओ और यहीं लेटो। उसका सख्त हुक्म सुनकर हरम धड़कते दिल के साथ वापस आई। उसने धीरे से तकिया अपनी जगह रखा और बिस्तर के बिल्कुल एक कोने में सिमट कर बैठ गई। घबराहट इतनी थी कि वो बार बार मुड़कर राहिब को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो राहिब के साथ एक ही बिस्तर पर है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 17 साल की उम्र में उसके दिल को छू लेने वाला पहला मर्द, वो भी उससे बहुत बड़ा और एक बच्ची का बाप। लेकिन हरम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
राहिब उसके दिल में पहले से ही खास जगह बना चुका था। राहिब की तरफ करवट लेकर हरम मंद रोशनी में उसका चेहरा देखने लगी। उसके होठों पर धीमे से मुस्कान आ गई थी। राहिब ने उसकी निगाहों को महसूस किया और करवट लेकर आंखें खोल दी। चोरी पकड़ी जाने पर हरम का दिल जोरों से धड़क उठा। सो जाओ हरम, ऐसे मत देखा करो, वरना अगर मेरे जज्बात जाग गए तो तुम्हारी कम उम्र का भी लिहाज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं कि अपनी उम्र से दोगुने मर्द की शिद्दतों को झेल सको, वो भारी आवाज में बोला। खुद को काबू में रखते हुए उसकी बात समझकर हरम का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर भर गई। राहिब उससे पीठ फेर कर सीधा लेट गया। उसे पता था कि इतनी कम उम्र की लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर पहली रात गुजारना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब वो लड़की दिलो जान से खुद को तुम्हारा मान चुकी हो। राहिब की बातों पर हरम ने भी अपनी नजरें सीधी करके छत की ओर तिरका दी थी। क्या इन्हें लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत और शिद्दतें सह सकूं? कौन सा पैमाना है इनके पास जिसने पहले से ही तय कर लिया कि मैं क्या झेल पाऊंगी और क्या नहीं? वो मन ही मन दुखी होती रही। कुछ ही देर में राहिब की हल्की सी खर्राटों की आवाज सुनाई दी। हरम ने चौंक कर उसे देखा। ये कैसे ही अपनी सुहागरात पर यूं ही सारे एहसासों को छोड़कर सो सकते हैं? उसकी आंखें भर आईं। उसने भी करवट बदल कर सोने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फहाद मलिक, वो गुस्से से पगलाई शेरनी की तरह उस पर झपटी। फहाद उसे जबरदस्ती अपनी हवेली में लाया था और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। वो मौलवी को फोन करके तुरंत निकाह की तैयारी कर रहा था। उसे उसी वक्त सिजा से निकाह करना था। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा मलिक फहाद। मैं एक आजाद पंछी हूँ, मुझे कैद में रहना नहीं आता। तुम्हें सिर्फ ये बच्चा चाहिए ना, मैं पैदा करके दे दूंगी, लेकिन तुमसे निकाह करके तुम्हारी कैद में कभी नहीं रहूंगी, समझे? मन में बोलती जा रही थी। फहाद गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू पकड़कर जोर से झकझोर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने बच्चे पर नाजायज होने का दाग नहीं लगने दूंगा, इसलिए चुपचाप निकाह कर लो और बच्चे के पैदा होने तक यहीं रहोगी। उसके बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा, वो ठंडे और सख्त लहजे में बोला। सिजा ने होठ दांतों तले दबा लिए। जब उसे बहुत घबराहट होती थी तो वो यही किया करती थी। फहद का मन तो किया कि उसके होठों पर खुद जुल्म ढा दे, लेकिन वो फिलहाल चुप रहा। बाहर निकलते ही उसने सिजा के पापा मिस्टर वजाहत को फोन करके सारी बात बता दी और उन्हें घर आने को कहा। कुछ ही देर में वजाहत साहब की मौजूदगी में दोनों को निकाह हो गया, जिससे वो राहिब से तलाक लेकर बच निकली थी। आज वही किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ले आई थी। वजाहत साहब ने कहा, मलिक फहाद, मेरी बेटी बहुत जिद्दी और बेपरवाह है। उम्मीद करता हूँ तुम इसे काबू कर लोगे। सिजा का मुंह बन गया। उसके जाने के बाद फहाद कमरे में आया तो वो गुस्से से भरी खड़ी थी। वो सीधा उसके कॉलर तक पहुंच गई। मुझसे निकाह करके खुद को बहुत बड़ा हीरो मत समझना। मुझे तो वो राहिब खान काबू नहीं कर पाया तो तुम क्या हो? वो उसका कॉलर छोड़कर पलट ही रही थी कि फहाद ने उसे वापस खींचकर मोड़ा और अचानक उसके होठों पर झुक गया। उसकी सांसें जैसे थम गईं। वो मछली की तरह छटपटाई पर बच नहीं सकी। उसकी हर बात का जवाब फहाद उसके नर्म होठों पर बेरहमी से दे रहा था। वो उसे उसी तरह पकड़े बिस्तर पर ले गया, लेकिन गिरने से पहले उसकी कमर थाम ली ताकि उसके पेट को चोट न लगे। उसके होठों पर अपनी पकड़ छोड़ने से पहले उसने उसे पूरी तरह लाल कर दिया था। वो गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पीछे हटा और उस बदतमीज लड़की की तरफ देखा। वो कोई और था, मैं मलिक फहाद हूँ। उसने तुम्हें आसानी से छोड़ दिया, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। इन 9 महीनों में मैं तुम्हें अपना ऐसा आदी बना दूंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वो उसके बहुत करीब झुककर दोनों हाथ उसके आसपास रखते हुए सख्त लहजे में कहा था, अपनी गलतफहमी दूर कर लो मलिक फहाद। सिजा नाम की चिड़िया को काबू करना इतना आसान नहीं। सिजा फिर से उसे चुनौती दे रही थी। जवाब में फहाद ने उसकी शर्ट एक झटके से उसके वजूद से दूर कर दी और उसे सोचने का मौका दिए बिना उसके कंधों पर अपना चेहरा छुपा गया। वो दर्द और हैरानी से सिसक उठी। आज रात मेरी बाहों से खुद को छुड़ा कर दिखाओ तो मान लूंगा तुम्हारी बात। वो गुस्से और अपनी अहम के साथ उसे और मजबूती से थाम गया। दूर हटो जंगली आदमी, सिजा चिल्लाई। राहिब ने कभी उस पर इस तरह सख्ती नहीं की थी। जब सिजा मना करती थी तो वो उससे दूर ही रहता था,
लेकिन फहाद उसकी एक बात भी नहीं सुनने को तैयार था। वो बिना रुके उसे अपने गुस्से और चाहत की गिरफ्त में लेते जा रहा था। क्या हुआ, बस इतनी ही हिम्मत थी। फहाद ने भले ही उस पर अपनी पकड़ कड़ी की थी, लेकिन उसके पेट पर जरा भी बोझ नहीं डाला था। सिजा के शांत हो जाने पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और इस बार उसने उसे नरमी से थाम लिया। पहली बार जब वो उसके करीब आया था तो वो होश में नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी तरह होश में थी और फहाद के दिल में उसके लिए एक अजीब सी आग लग गई थी। वो जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीता था, आज उसने अपने लिए एक ऐसी लड़की चुन ली थी जो तलाकशुदा थी और वही उसकी दीवानगी बनने लगी थी। सुबह जब राहिब की आंख खुली, वो राहिब के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। राहिब ने धीरे से उसका सिर हटाना चाहा, लेकिन वो उससे और चिपक गई। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो रात भर रोती रही है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती राहिब के दिल में खामोशी से हलचल पैदा कर रही थी। वो उसके गालों को उंगलियों से छुआ तो वो हल्का सा हिली, लेकिन दोबारा सो गई। राहिब गहरी सांस लेकर रह गया। एक तरफ सिजा थी जिसके साथ वो एक साल रहा, लेकिन वो कभी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी, और दूसरी तरफ ये लड़की जिसकी हर हरकत से लग रहा था कि वो उसके पास आना चाहती है। राहिब ने उसका सिर तकिए पर रखते हुए धीरे से उसके होठों पर झुककर उन्हें थाम लिया। उसके नर्म होठ छूते ही वो बहक गया था। हरम अचानक सांस रोकने की वजह से जागी और अपने ऊपर झुके राहिब को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राहिब अपनी आंखें बंद किए उसके होठों पर बेइंतहा पकड़ बनाए हुए था। हरम को सांस लेना मुश्किल होने लगा तो वो उसकी सांसें ही अंदर खींचने लगी। उसके अचानक जवाब देने पर राहिब की आंखें खुली और उसने देखा कि हरम की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहिब झटके से पीछे हट गया और हरम के होठों पर अपनी की हुई सख्ती देखकर होठ दबाकर उठ खड़ा हुआ। हरम को लगा था कि वो सब सह लेगी, लेकिन सिर्फ उसके होठों पर उसकी पकड़ ही इतनी भारी थी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसके मन में डर बैठ गया कि अगर सिर्फ ये भी इतना दर्द दे सकता है तो क्या वो उसके और करीब आने को सह पाएगी। ये सोचकर उसका दिल दहशत से भर गया था। राहिब बिना एक शब्द बोले बाथरूम की तरफ चला गया। उधर सिजा रात भर फहाद की बेरहम चाहतों का बोझ झेलते हुए सुबह थक कर एक तरफ हटी थी। गुस्से में उसने उसे देखते हुए बड़बड़ाया था, मोटा सांड। उसके शब्दों पर फहाद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। वो सोने का नाटक कर रहा था। मर्द उस वक्त कहाँ सोते हैं जब उनकी पसंद की औरत उनकी बाहों में हो। यहाँ आओ सिजा। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार फहद, अगर मेरा हाल देखते हुए तुमने मुझ पर एक और जुल्म किया तो मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा बीपी भी लो है। उल्टी भी आ सकती है, समझे। वो पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। फहद इस बार जोर से हंस पड़ा। उसकी बातों में साफ झलक रहा था कि वो उसकी सख्ती से डर गई है। वो उसके माथे पर हल्के से अपने होठ रखे और नरमी से कहा, चलो शावर ले लो, नमाज पढ़ते हैं, फिर तुम्हारा हेल्दी नाश्ता बनवाता हूँ। नमाज? सिजा को बस यही शब्द सुनाई दिया। हाँ, फज्र का नमाज, आओ साथ पढ़ेंगे। वो उसे बाहों में उठाकर पास बिठा गया था। मैंने बहुत अरसे से नमाज नहीं पढ़ी, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं। सिजा शर्म से नजरें झुका गई। फहद ने उसके पलकों को छुआ। उस स्पर्श से उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। मैं भी पांचों वक्त का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन आज से शुरू करूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज के लिए जो उसने हमें दी है। तुम मेरी इमामत में नमाज पढ़ो, मैं सिखा दूंगा। उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार से कहा। राहिब 5 वक्त नमाज पढ़ता था, पर शिजा एक वक्त भी नहीं पढ़ती थी। माँ थी नहीं, पापा भी जी, किसी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन आज अपने होश में अपनी जिंदगी में पहले दिन वो अपने शौहर की इमामत में खड़ी नमाज पढ़ रही थी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपनी जिंदगी याद करके उसे बहुत शर्म आई। आंसू बह निकले, वो फूट फूट कर रो पड़ी। फहद ने उसे रोने दिया, शायद यही टूट कर रोना उसके दिल की गांठ खोल दे। फहद खुद भी सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। रिश्ता बनाए बिना वो सिजा के करीब चला गया था, पर अल्लाह ने उसके दिल से पर्दा हटाया और उसने सही रास्ता चुनकर सिजा से निकाह कर लिया। गुनाह के बाद तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। अब बारी थी सिजा के दिल को बदलने की, और वो बदल रहा था। वलीमे की दावत बड़ी शान से रखी गई थी। हर रिश्तेदार, हर बिजनेस फ्रेंड मौजूद था। सब लोग राहिब की कम उम्र की दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज वो कुछ कुछ बदली हुई लग रही थी।
रिश्ता बदला था तो देखने का नजरिया भी बदल गया था। मिन्हा महफिल की जान बनी हुई थी। थोड़ी देर वो कभी राहिब की गोद में होती, कभी दादी की, और फिर हरम के पास जाकर तो वो वहीं की होकर रह गई। उसे आज हरम एक परी जैसी लग रही थी। वो बार बार हरम के गालों पर किस करती और खिलखिला देती, और हरम बस मुस्कुरा देती। राहिब अपने दिल की बेचैनी को झटक रह गया था। शाम तक सिजा बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। 4 साल में पहली बार उसका दिल अपनी बेटी से मिलने को बेचैन हुआ था, और उसने ये बात मलिक फहद को भी बता दी थी। वो एक पल को सोच में पड़ गया। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी नहीं मिलती उससे। तुम्हें बच्चा देने के बाद तुमसे अलग हो जाऊंगी तब। तुम बहुत आगे की सोच रही हो। आज तुम अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही हो सकता है उसके बाप ने तुम्हें उससे मिलने दिया होता, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इरादे पहले जैसे ही लग रहे हैं। पर मैं राहिब खान नहीं, मलिक फहाद हूँ। याद रखना, मुझसे अलग होने के बाद भी इस बच्चे पर तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। वो उसके पेट पर हाथ फेरते हुए सख्त लहजे में कहकर बाहर जाने लगा, फिर रुक गया। तैयार होकर बाहर आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सिजा को लेकर वो राहिब के घर पहुंचा तो वहां रोशनी देखकर हैरान रह गई। ज्यादा हैरान मत हो, राहिब खान ने शादी कर ली है, आज उसका वलीमा है, मलिक फहद ने गंभीर होकर कहा। सिजा होड़ दबाती अंदर चली गई। फहद पहले ही राहिब से बात कर चुका था, और राहिब ना चाहते हुए भी इस शर्त पर मान गया था कि सिजा मिन्हा से अपना रिश्ता जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि राहिब ने सबको यही बताया था कि उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। ये बात सिजा को रास्ते में ही फहद ने बता दी थी। उसे दुख तो हुआ था, मगर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। ये सब उसी के किए का नतीजा था। मिन्हा से मिलकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन मिन्हा का झुकाव उस मासूम दुल्हन की तरफ था जो बहुत कम उम्र की थी। शिजा उसे देखकर जरा भी जलन नहीं हुई, बल्कि उसे अच्छा लगा कि मिन्हा को अम्मा जैसा प्यार मिलेगा जो वो खुद नहीं दे सकी। घर लौटकर बिस्तर पर लेटते ही वो उदास हो गई। क्या 9 महीने बाद मेरा इस बच्चे से भी रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये सोचकर वो बेचैनी से उठ बैठी थी। सिसकियां बढ़ने लगी तो फहाद की नींद भी टूट गई, जो अभी अभी सोया था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? वो घबरा गया। सिजा उसे जागता देखकर उसका हाथ पकड़कर रो पड़ी। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करना फहाद, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो उसकी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बिलख रही थी। फहाद ने उसे बाहों में भर लिया। उसके होठों पर मुस्कान आई। मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करूंगा पागल। ये बच्चा जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी। उसने उसे तसल्ली दी। तुम सच कह रहे हो? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ बिल्कुल सच। उसके भरोसेमंद लहजे पर वो उससे लिपट गई। फहाद ने भी उसे और कसकर पकड़ लिया। वो एक गांठ थी जो दोनों के दिलों में बंधी हुई थी, और आज अल्लाह ने वो गांठ खोल दी थी। 5 महीने बाद हरम की 18वीं सालगिरह थी। बहुत बड़ा केक मिन्हा ने ऑर्डर करवाया था। उसे अपनी मम्मा की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी थी। इन 5 महीनों में राहिब और हरम के बीच अच्छी दोस्ती बन गई थी। हरम उसकी बेटी का बहुत प्यार से ख्याल रखती थी और घर को खुशियों से भर दिया था। इसी वजह से राहिब को भी अपना रवैया नर्म करना पड़ा, वरना शुरू में वो काफी रूखा हो गया था। वजह सिर्फ वो खिंचाव था, वो बेचैनी थी जो हरम को देखते हुए उसके अंदर उठती थी। लेकिन हरम की कम उम्र देखकर वो खुद को रोक लेता था। मगर आज उसकी 18वीं सालगिरह पर वो बिल्कुल अलग मूड में था। जैसे ही हरम सफेद ड्रेस पहनकर कमरे में आई, राहिब ने तुरंत दरवाजा बंद किया। हरम घबरा गई और पलटकर उसे देखने लगी, जो अपना कोट उतार रहा था। हरम का सांस रुक गया। शादी की पहली सुबह के बाद राहिब ने कभी उसे छुआ नहीं था, इसलिए वो उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। लेकिन उसका आज का बदला हुआ अंदाज देखकर वो सहम गई थी। आज उसके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। राहिब ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। हरम घबराकर बस उसका चेहरा देखने लगी। राहिब ने उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और उसकी उंगलियों में डायमंड की रिंग पहनाई। वो बहुत भावुक और बेचैन सा लग रहा था। पिछले 5 महीनों में हरम उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा चुकी थी, जहां सिजा भी नहीं पहुंच पाई थी। आज वो हरम के सामने पहली बार खुलकर अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहा था, हरम को ये महसूस करवाते हुए कि वो उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।